गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जीएटी का एनडीए सितंबर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। आई होप सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। और बच्चों आज हम लोग फिजिक्स का जो पेपर डिस्कस करने जाएंगे। इस बार जो फिजिक्स का पैटर्न था, पेपर था, वो इजी टू मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था। तो वन बाय वन हम लोग फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कस कर रहे हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द रजिस्टर ऑफर द मिनिमम ऑफेंस ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। क्वेश्चन में बच्चों आपसे ये पूछा गया है, इन चारों ऑप्शन में, चारों डायग्राम में आपको देख के बताना है कि कौन सा डायग्राम आपको मिनिमम रेजिस्टेंस देगा। तो बेटा हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। जब कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो वो मिनिमम रेजिस्टेंस देगा। यहां पे बेटा देखो, हम सबको वन बाय वन निकालेंगे। इस पैरेलल का कंडीशन क्या होता है आपका, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आरपी इसका कितना आ जाएगा, पहले वाले का 1 ओम, पहले वाले का 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया। सेकेंड वाले का सॉल्व करिए, 1/rp इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, आपका आ गया 2/3। तो आरपी कितना आ गया बेटा, 3/2। अब सीरीज का देखेंगे तो बेटा सीरीज में हम रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो आर एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 ओम। और इसमें फोर्थ में हमारा टोटल आर एस कितना आ गया, 3 ओम। तो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कौन से ग्राफ में, कौन से अरेंजमेंट में आपका जो रेजिस्टेंस होगा मिनिमम होगा। तो आपने देखा सबसे हमारा कम रेजिस्टेंस किस में आ रहा है, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज passed at a high speed through a magnetic field which is perpendicular to the direction of motion of the charge? Assume that both kind of charges not going to recombine. ये क्वेश्चन बेटा देखने में लैंग्वेज तो थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका काफी आसान है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो बेटा आप जानते हैं, यहां पे देखिए, जब डायरेक्शन देखिए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका जो फोर्स होगा वो किधर होगा, इनवर्ड अंदर की तरफ। ऐसे आप नेगेटिव चार्ज का भी देखेंगे, नेगेटिव चार्ज का भी इनवर्ड होगा, बट हम नेगेटिव चार्ज में जस्ट अपोजिट ले लेते हैं तो उल्टा 180 डिग्री हो जाता है। तो दोनों का जो मूवमेंट होगा, एक का इनवर्ड है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का आउटवर्ड है। सो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 71, क्वेश्चन नंबर आपका 71। बेटा 71 में क्या है, अ स्ट्रीमिंग ऑफ लाइट बीइंग कमिंग फ्रॉम द सन थ्रू द ट्री said to be have suggested that light travel in the straight line. The particle on the path light beam are visible to us because, वो कह रहा है कि एक लाइट, जैसे आपने टिंडल इफेक्ट देखा है ना, जैसे सपोज दैट आप या कभी किसी खिड़की से आप जैसे खिड़की ऑन करते हुए कोई झरोखा होता है, तो वहां से आपने देखा होगा कि जब लाइट वहां से पास करती है वहां डस्ट पार्टिकल आपको उस लाइट में दिखते हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो बेटा इसका रीजन हमने बताया भी था आपको क्लासरूम में। इसका रीजन क्या होता है कि वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो लाइट रे को क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
डस्ट पार्टिकल इन द एयर स्कैटर्ड द लाइट इनटू आवर आई। तो कौन ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है आपका, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वोल्ट। मतलब V1 आपका कितना है 220 वोल्ट, और एंड द करंट थ्रू इट इज, और इसके थ्रू करंट आपका कितना फ्लो कर रहा है 0.5 ओम, सॉरी 0.5 एम्पियर। What would be the current through the heater if the potential difference across the terminal? उन्होंने क्या बोला कि अगर जब बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट था और आपका इलेक्ट्रिक करंट जो था वो 0.5 एम्पियर था, और अगर आपके पोटेंशियल डिफरेंस को 220 से कितना कर दिया जाए 120 कर दिया जाए, तो बताइए इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। तो बेटा यहां पे हमने क्या देखा, ये फॉलो द ओम्स लॉ। हम यहां पे आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा। यहां पे आपका रेजिस्टेंस V1 आपका 220 वोल्ट है, I1 आपका तो कितना था 0.5 एम्पियर। अगर V2 120 वोल्ट कर दिया जाए तो I2 कितना होगा, तो I2 कितना होगा बेटा, यहां पे R सेम है तो हम क्या जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और तो यहां पे हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन में I2। बेटा V1 कितना है आपका 220 वोल्ट अपॉन में 120, I1 0.5 अपॉन में आपको I2 निकालना है। तो I2 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो I2 इज इक्वल टू कितना आएगा 6/22। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे ये 3/11, इसको और 3/11 आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.27 एम्पियर। क्या आ जाएगा आपका 0.27 एम्पियर। तो जब आपका वोल्टेज 120 हो जाएगा तो आपका जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा 0.27 एम्पियर। तो बेटा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है 0.27 एम्पियर। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट 0.27 एम्पियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यहां पे देखते हैं द हीटिंग एलिमेंट इन द इलेक्ट्रिक आयरन यूजुअली मेड अप। बेटा मैंने आपको क्लास नोट्स में भी लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा हीटिंग एलिमेंट यूज होता है। तो बेटा हीटिंग आपका इलेक्ट्रिक आयरन में हम एलॉय का यूज करते हैं। हम हीटिंग आयरन में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, एलॉय का। किसका यूज करते हैं, एलॉय। क्योंकि एलॉय का जो बेटा वो हाई रेजिस्टेंस सस्टेन कर सकता है, क्योंकि जितने भी एलॉय होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी बेटा हाई होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है उसकी हाई होगी। जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा हीट मिलेगा। इसीलिए हम किसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, निक्रोम को। किसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, निक्रोम को यूज करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीता 1.5 मीटर हाई स्टैंड बिफोर अ प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल टू व्यू हर फुल इमेज। व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर सो दैट सीता कैन व्यू और द इमेज फुल्ली। बेटा हम लोगों ने ये क्वेश्चन क्लास में भी हमने नोट करके पॉइंट में लिखवाया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपना पूरा इमेज देखना है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए उसके हाइट का। तो हमने आपको लिखवाया था भी h/2 कितना होना चाहिए, हमने नोट में लिखवाया था ये h/2। तो उसकी हाइट कितनी है 1.5। तो मिरर की हाइट कितनी हो जाती है, अगर उसको फुल इमेज देखना है तो h/2। तो 1/2 से इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 0.75 मीटर। कितना आ जाएगा 0.75 मीटर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
Which of the following graph correctly represent the current voltage variation of rectangular piece of सेमीकंडक्टर वॉफर? इसमें से कौन सा ग्राफ सेमीकंडक्टर वॉफर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये कि कौन सा कंडक्टर है? सेमीकंडक्टर। तो बेटा सेमीकंडक्टर में ये ग्राफ तो होगा नहीं। ये किसके लिए है? ये गलत है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, ये आपका कंडक्टर के लिए होता है। सेकेंड ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में बेटा वीआई ग्राफ में कभी वोल्टेज बढ़ने से करंट कभी नहीं घटता, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट है। और यहां भी एक ग्राफ घट रहा है तो ये भी इनकरेक्ट है। तो सेमीकंडक्टर आईवी ग्राफ में बेटा हम लोग ने देखा था, हमने आप लोगों को कराया भी था कि इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है आईवी ग्राफ का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब हम लोग बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द मोशन v इक्वल टू u प्लस एटी वेयर ऑल क्वांटिटीज आर नॉन जीरो। यहां पे आपको इक्वेशन दिया गया है बेटा, आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इनमें से इस इक्वेशन ऑफ मोशन को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां सारा आपको डिस्टेंट टाइम ग्राफ दिया गया है। तो हम लोग बेटा देखते हैं v इक्वल टू u प्लस एटी, ये जो ग्राफ, ये जो इक्वेशन होता है ये किसका होता है? फॉर एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, विच इज फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब आपका क्या होगा? मतलब वेलोसिटी वेरी करेगी। अगर सपोज दैट इसका हमें यहां पे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहता तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होता। क्योंकि जब आपका ये मोशन एक्सेलरेटेड है तो ये कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बेटा ग्राफ क्या होता है आपका डिस्टेंस टाइम के लिए? ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर साउंड वेव प्रोपागेशन इन एयर? कौन सा स्टेटमेंट साउंड के लिए जब वो एयर में प्रोपागेट करता है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा? बेटा साउंड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एकदम गलत बात है। साउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता। सेकेंड, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। बेटा जो साउंड होता है वो एक मैकेनिकल वेव होता है, सही बात है। और उसका जो नेचर होता है ये हमने क्लास में भी बताया था, उसका नेचर कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहता है? 100 ग्राम स्फेयर इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक 100 ग्राम का स्फेयर है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है एंड कोलाइड विद अनदर स्फेयर ऑफ मास 50 ग्राम। और वो उसी के जस्ट सामने एक 50 ग्राम का मास रखा हुआ है जो उससे जाकर टकरा जाता है। If the second sphere was at rest prior to the collision and the first sphere come at rest, जब वो टकराता है सेकेंड वाले मास से तो इसमें कंडीशन क्या हो जाता है? जो पहला वाला 100 ग्राम का आपका मास था वो रेस्ट में आ जाता है। तो आपसे पूछता है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा? यहां पे देखते हैं, एक 100 ग्राम का मास था जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था और उसके सामने एक 50 ग्राम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। स्टार्टिंग में वो क्या था बेटा? रेस्ट में था। ये मास जाके आके इस 50 ग्राम के मास से स्ट्राइक करता है। तो हम क्या देखते हैं कि आफ्टर कोलिजन
ये वाला मास रेस्ट में आ जाता है जो 100 ग्राम का रहता है, और 50 ग्राम वाला मास मूव करना स्टार्ट कर देता है। 50 ग्राम वाला मास मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो बताइए इस 50 ग्राम मास वाले के वेलोसिटी, बेटा सिंपल सा मोमेंटम कंजर्व कर दो। मोमेंटम कंजर्व बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1u1 मतलब 100 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 0 इज इक्वल टू 100 इंटू 0 प्लस 50 इंटू वी, ये आपको निकालना है। ये तो 0 हो गया बेटा, तो कितना आ गया 2000 इज इक्वल टू 50 वी। वी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 2000 अपॉन में 50। 0 से 0 आपने कट कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो 50 ग्राम मास वाले की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, 40 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। बच्चों समझ में आया ये क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फेनोमेना सपोर्ट दैट लाइट ट्रांसवर्स वेव। बेटा इसमें से कौन सा फेनोमेना लाइट एज ए ट्रांसवर्स वेव को सपोर्ट करता है, बेटा पोलराइजेशन। कौन सपोर्ट करता है, पोलराइजेशन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। यहां पे क्या होगा, पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव को सपोर्ट करता है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए वैलिड नहीं है, ये केवल किसके लिए है, ट्रांसवर्स वेव के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी अट्रैक्टेड बाई ए मेटल। इनमें से कौन सा मटेरियल जो है मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होगा। इनमें से कौन सा मटेरियल मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होगा। प्लास्टिक नहीं, कार्बन भी नहीं, स्टेनलेस स्टील भी नहीं, बेटा एल्यूमिनियम। कौन सा ऑप्शन होगा, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एल्यूमिनियम मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। तो बेटा इस बार का जो पेपर था थोड़ा सा आसान था। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और सारे क्वेश्चन सही भी होंगे। आप लोगों ने अपने आंसर मैच करा लिए हैं कि आप लोगों के कितने बेटा सही हो रहे हैं और कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, मिस रानी डिसाइडेड टू कन्वर्ट हर एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शी वुड नीड टू यूज। बेटा जब भी एसी से डीसी कन्वर्ट होगा रोटेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, तो हम हमेशा कम्यूटेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कम्यूटेटर का यूज करते हैं। हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का ही मतलब होता है वो रेक्टेंगुलर कॉइल को टर्न कराता है, तो हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट कीप बियॉन्ड 2 मीटर। 2 मीटर से बियॉन्ड वो रमेश किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाता। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द लेंस ऑफ पावर। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन सा पावर का यूज करना पड़ेगा। तो बेटा हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में फोकल लेंथ इन मीटर। तो बेटा आपको फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 2 मीटर, तो 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 आपका कितना आ जाएगा 0.5। अब बेटा हमें यहाँ पे एक बात और, डायरेक्ट अब हम 0.5 आया तो हम डायरेक्ट ऑप्शन ए नहीं लगा सकते। तो यही यहाँ पे ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज करेगा। बेटा वो 2 मीटर के बियॉन्ड नहीं देख सकता, तो मतलब उसको कौन सी बीमारी है, उसको कौन सी बीमारी है। बेटा यहाँ पे उसको मायोपिया हुआ है, वहां यहाँ पे उसको कौन सी बीमारी है, कौन सा डिसीज है, उसको मायोपिया। बेटा मायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। बेटा कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है
कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो लेफ्ट साइड होगा, मतलब फोकल लेंथ जब आपका नेगेटिव होगा तो उसका पावर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पावर कितना हो जाएगा, -0.5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, यहां पे आप बेटा कंफ्यूज होके ऑप्शन ए करेक्ट कर देते और यहीं पे गलत हो जाता। तो यहाँ पे हमें पूरे बारीकी से ध्यान देना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, -0.5 डायोप्टर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है, राम रिकॉर्ड्स द ओडोमीटर रीडिंग ऑफ हिज कार फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द जर्नी आफ्टर 8 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? बेटा यहाँ पे आपने बाइक या कार में देखा होगा, यहाँ पे ऐसे ओडोमीटर लगा रहता है। तो जब वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के पहले उसके ओडोमीटर में कितना किलोमीटर दिखा रहा था, 2000 किलोमीटर। जब वो अपनी जर्नी 8 घंटे तक करता है और 8 घंटे बाद उस ओडोमीटर में वो चेक करता है तो ओडोमीटर कितना किलोमीटर दिखा रहा था, 2400 किलोमीटर दिखा रहा था। तो आपसे पूछा है कि वो उस कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बेटा तो वो कार टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले 2000 दिखा रहा था, बाद में 2400 दिखाने लगा। उसने कितना ट्रेवल किया, 400 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया, 400 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, 8 घंटा। टाइम कितना लगा, 8 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसने कितना किया, 400 किलोमीटर। 400 बटा 8 कर देंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो ऐसे इस बार काफी सिंपल से सवाल आए थे जो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, और ये सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो गए होंगे। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following statement are correct about the electric resistance and resistivity of the wire? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और वायर के रेजिस्टिविटी के लिए करेक्ट है? तो पहला बेटा बोथ क्वांटिटी, हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ क्वांटिटी डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। बेटा रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है, दोनों नहीं करते। रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी नहीं। हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो बेटा रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी आपकी एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो ये गलत है। बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एकदम करेक्ट है। दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टिविटी भी। थर्ड ऑप्शन, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। बेटा ये भी ऑप्शन करेक्ट है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। फोर्थ, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये बेटा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि हमारा रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, ना कि रेजिस्टिविटी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड? तो बेटा हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन सी आपका बेटा करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। बेटा यहां पे देखते हैं, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। y is equal to ut minus half gt square where u is the initial velocity of the particle, the force acting on the particle। तो इस पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट करेगा वो बेटा आपको बताना है।
बेटा एक जनरल फॉर्मूला इससे कंपेयर करिए, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पे आप कंपेयर करेंगे बेटा, ए की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस जी आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेटा ए इक्वल टू माइनस जी, तो हम फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना है आपका, माइनस जी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, F इक्वल टू माइनस एम जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, F इक्वल टू माइनस एम जी। बच्चों आप लोगों का आई होप ये आंसर ही आया होगा, आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, मॉडरेट था बेटा। यहां पे क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ वुडन, एक वुड का ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है बेटा, जो 40 और 20 और 10, 40, 20 और 10 सेंटीमीटर है, इज केप्ट ऑन द टेबल टॉप इन द डिफरेंट पोजीशन। इनको, इस जो वुडन ब्लॉक को 3 डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाता है। पहला एरिया कैसे रखा जाता है, 20 सेंटीमीटर इंटू ए कैसे रखा जाता है, डायमेंशन किस, मतलब 20 और 10 को लेके 20 और 10 वाला साइड हमारा टेबल टॉप पे रखा जाता है। तो पहले का बेटा, पहले का एरिया कितना होगा, 20 इंटू 10 विद द साइड ऑफ द डायमेंशन 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। दूसरा कैसे रखा जाता है, 10 और 40 करके रखा जाता है। 10 इंटू, मतलब बी वाला आपका कैसे रखा जाता है, 10 इंटू 40 सेंटीमीटर। और सी वाला कैसे रखा जाता है बेटा, 40 इंटू 20 सेंटीमीटर, 40 इंटू 20 सेंटीमीटर। ये तीनों इस तरह से रखे जाते हैं। तो बेटा कह रहा है, इस आंसर को देख के बताओ किस टेबल टॉप कौन सा प्रेशर, ए बी सी के कौन सा प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा और कौन सा ग्रेटर होगा। तो बेटा यहां पे हमने ए का एरिया निकाला, ए का एरिया बेटा 200 आया, बी का एरिया 400 आया और सी का एरिया 800 आया। तो बेटा हम प्रेशर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेटा एरिया जिसका जितना ज्यादा होगा उस पर बेटा प्रेशर उतना ही कम अप्लाई होगा। जिस ऑब्जेक्ट का एरिया जितना ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर उतना कम अप्लाई होगा। तो बेटा एरिया किस पे ज्यादा था, सी वाले पे एरिया सबसे ज्यादा था, तो प्रेशर सी पे कम होगा सबसे, फिर बी पे एरिया ज्यादा, फिर बी पे, फिर ए पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी। ऑप्शन ए बेटा करेक्ट होगा, क्योंकि पी ए का एरिया सबसे कम है, सो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, पी बी का एरिया, फिर पी सी का एरिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बेटा बात समझ में आई कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 127, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का आप क्वेश्चन मान सकते हैं। अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर। एक लिक्विड को, जैसे मान लो ये टब है हमारा, इसमें आपका लिक्विड रखा हुआ है, इस लिक्विड को एक सर्टेन टेम्परेचर तक हम हीट करते हैं, तो यहां से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर निकलना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड बी करस्पॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इसमें कौन सा सिचुएशन बॉइलिंग लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के लिए करेक्ट है। बेटा ऑप्शन डी बेटा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब ये वेपर, जो वेपर निकलेगा इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो ऐसे ये आपके क्वेश्चन लगभग
22 क्वेश्चन के आसपास आए थे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, बच्चों आप लोगों ने आंसर भी चेक किया किसके कितने सही हो रहे हैं। आई होप आप लोगों के सारे सही होंगे और पेपर भी इस बार बहुत टफ नहीं आया था और आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो। और जय हिंद। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।